हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे स्टैटिक है, मतलब ये सारे बेसिक यहाँ पे आपके कवर होने वाले हैं और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके करंट से ही पूछे जाते हैं। तो आप करंट अफेयर देखिएगा और जहाँ से जितने भी स्टैटिक है क्वेश्चन उन्हें आप तैयार कर लें। 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाएंगे। पहला जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52%। 52% भाग लगभग कृषि में लगा हुआ है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है? तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। मानव विकास सूचकांक यानी SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? महमूद उल हक का। मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है? US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सम्मिलित होता है। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार ये जो डेटाज है, भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद होता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ पे दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ओडिशा में है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वो सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने। तेंदुलकर समिति में भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया है? 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में किया गया है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यानी नेक्स्ट चैप्टर है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी NSS की स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई? 1956 में।
राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? बिहार है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? गोविंद रनाडे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किसमें भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। नेक्स्ट चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। हवाला क्या है? हवाला विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। वो अवस्था जिसमें कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप करके पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि ये विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। वो वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार को सबसे अधिक क्षति होती है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में प्रारंभ हुआ था। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है 1993-94 के केंद्रीय बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना, चांदी अथवा शर्फा से। शराफा से। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? ये केंद्रीय बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। ये मिसप्रिंट है तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताई जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है।
पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। किस बैंक में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? यूके में। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोच्चि में। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है क्या? नाबार्ड एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष योजनावधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना हुई थी कब? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? 1949 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय किसका? सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का सम मूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और किसमें? पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वो स्थिति कैसी होगी? मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या? ब्याज की बाजार दर। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। MCX क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। वो कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगा। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1999 में। 1 रुपये के नोट के हस्ताक्षर होते हैं किसके? वित्त मंत्रालय के सचिव के। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ये सत्य है या फिर असत्य? असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है किसके अंतर्गत? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध होता है? ये दोनों प्रतिलोम होते हैं। स्टैगफ्लेशन स्थिति है कैसी? गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में मुद्रा एवं साख बैंक का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन है? नाबार्ड है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे कब? 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए का। हमारे देश में बैंकों के द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। कौन माल की आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा।
भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या मतलब है? उसका तात्पर्य है वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगा। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है प्लास्टिक मनी। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? ग्राम निवासियों के। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नगदी रिजर्व। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर का। किसी वित्त वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख रुपए। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने के लिए। टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण बैंकों के द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो कि ग्राहक वापस चाहता है तो बैंक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना चाहिए और वापस नहीं लौटाना चाहिए। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित जो कि एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बॉन्ड कहते हैं। बैंक दर वो दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार होता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन है। संपूर्ण देश मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रेपो अथवा रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों के द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण दिया जाता है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखना अथवा उपलब्ध कराता है? CIBI करता है। सिबिल उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि उपलब्ध कराता है। यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? अक्षर F यानी फॉरेन। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों के द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता को दिया जाता है जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? संगम का। पद बैकइंश्योरेंस से क्या समझते हैं? पद बैकइंश्योरेंस मतलब बैंक के द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें कि बीमा उत्पाद शामिल है।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है रुपए का मूल्य कम हुआ है। कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? IRDA नहीं है। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। अपनी विदेश यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ का संपर्क करना चाहिए? ऐसे गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से। बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्ति द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर क्या है? 26% है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। CRR आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात यानी SLR, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है? मार्च 2012 तक। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिंहन समिति। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्व। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? 1987-88 वर्ष के। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है उत्पाद शुल्क से। राजकोष घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण अथवा दायित्व है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आय योजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? वो व्यक्ति जिसने कि 80 वर्ष और अधिक आयु प्राप्त कर ली है। बाकी चीज़ें आप करंट से ज़रूर से अपडेट होइएगा। यहाँ से आपके स्टैटिक और बेसिक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र। कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद यानी सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल पर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क को। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नियोजन। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? M विश्वेश्वरैया को। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 में। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की है। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 में।
भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी, कृषि क्षेत्र को। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 2012 से 17 तक। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंग है। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत में योजनावकाश यानी प्लान हॉलिडे कब से कब तक था? 1966 के सूखे के पश्चात था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मपोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना ने। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने ये कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? चतुर्थ योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक रहा था, इसको क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना कहा जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग क्या है? ये एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा के अनुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, जो कि अब नीति आयोग बन गया है योजना आयोग। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1950 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था GRY। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत योजना सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ से। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? 10वीं योजना में। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर YV रेड्डी। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। वित्त आयोग मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? जनता सरकार द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सुपर 301 क्या है? ये अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो कि उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है। भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? रत्न एवं आभूषण से। ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष। ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? WTO के द्वारा होता है। हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तु एवं पेट्रोलियम पदार्थ। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ओपेक के साथ। भारत के द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा कर परिहार समझौता यानी DTAA को किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। LNG की आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? दहेज में। भारत की आयात का अधिकतर भाग कहाँ से आता है? ओपेक से आता है। भारत के द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ में। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात कर विधिकरण। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या फिर दिल्ली में बेची जाए तो ये क्या है? ये एक प्रादेशिक व्यापार है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड बेंचर्स कहा जाता है। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी EPZ कहाँ पे स्थापित किया गया था? सूरत में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ पे है? नोएडा में है। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC करता है विदेश व्यापार का संवर्धन। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय के निर्यात के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वो है गैट सदस्यों के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। गैट क्या है? गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। क्या निहित होता है? दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम यानी फेम प्रभावी हुआ है? 2003 में। और भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? फेमा ने ले लिया है। फेरा का स्थान फेमा ने ले लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है समितियाँ। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से था। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से था। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु किया गया था। जानकी रामन समिति का गठन। नायक समिति का गठन किससे है? लघु उद्योगों से। रेखा समिति का अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? पेट्रोलियम से। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध से। भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? वैट से। उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से। भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटा से था। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? बीमा क्षेत्र से संबंधित। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई थी? उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आबिद
हुसैन समिति गठित की गई है लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु। तारापुर समिति किस से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीय असा से। चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? शेयरों से संबंधित है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या थी? भुगतान संतुलन के घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज समिति ने। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति का। कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वैद्यनाथ समिति। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति, गोस्वामी समिति। ये दोनों समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखा समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है वांचू समिति। चेल्लैया समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। बीके चतुर्वेदी कमेटी ने इनमें से किसमें कार्य किया था? किस क्षेत्र में? तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन हैंडशेक ये स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। ये उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए? 1000 से। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मध्याह्न भोजन। देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कौन सा कार्यक्रम? सर्व शिक्षा योजना। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए प्योर मॉडल या पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। किस राज्य के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित की हुई थी कब? 1867 में प्रकाशित हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रति माह 200 रुपये से बढ़ाकर के कितनी राशि कर दी गई? 500 रुपये राशि। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के थे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था? हरियाणा में लागू हुआ था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और ट्रिप्स और ट्रिम्स ये पद किससे संबंधित है? WTO से। तो इसके साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं फैक्ट वाले वो आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। बाकी आपके इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट है, तो आप उसको देखिए, 2-3 बार इसको देखिए, पूरा आपकी इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।